हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक मोड ऑफ एंट्री का टाइप होता है कि आप किसी न्यू कंट्री में किस तरीके से एंटर कर सकते हो। तो एंट्री करने का या किसी भी तरीके से जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो तो उसका एक तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ज़रूरी नहीं है कि वो आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी करो, वो आप डोमेस्टिक बिजनेस में भी कर सकते हो। जैसे क्या होता है, जैसे आज मेरे को एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, बट मेरे को उसकी सिर्फ मार्केटिंग करनी है, मेरे को उसको बेचना है, मेरे को बनाना नहीं है, या फिर मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे मैं बना पाऊँ, या फिर किसी और के पास है मुझसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। और आप सभी को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो उसके लिए हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब बेसिकली हम एक लॉट का मतलब हमें अपना एक प्रोजेक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी XYZ कंपनी को, जो कि एक फॉरेन कंपनी होती है, और वो फॉरेन कंपनी हमें वो प्रोडक्ट बनाकर फिर भेज देती है। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। जनरली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती है। इंडिया में बहुत सारे, जैसे मेट्रोज हो गए, रेलवेज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। आपने डिफेंस में देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो बोइंग वगैरह के आपने सुना होगा काफ़ी बार टर्म्स, तो वो सब कहाँ बनते हैं? बाहर की कंट्रीज में बनते हैं। हम दूसरी कंट्रीज को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर देते हैं, जिसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट बन के फिर वो इंडिया में आते हैं। और सेम वैसे बहुत सारी कंपनी जो कि इंडिया को ऑर्डर्स देती हैं और इंडिया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके वो दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे आपके इंटरनेशनल बिजनेस को इंपैक्ट आ सकता है, बट हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। इंटरनली भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं, बट व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ सकते हैं आपकी कंट्री का डेमोग्राफी आ सकती है। डेमोग्राफी में क्या आ जाता है कि वहाँ पे जेंडर रेशो क्या है, वहाँ पे एज डिफरेंस क्या है लोगों का, वहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है लोगों का, तो ये डेमोग्राफी में आ जाएगा। सेकेंड आपका आता है ज्योग्राफी, कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ पे टेरेन कैसा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे ठंडी गर्मी बरसात कैसे होती है, या क्या मौसम रहता है, क्या पैटर्न रहता है क्लाइमेट का, वो सब आप आपके ज्योग्राफी में अंडरस्टैंड करते हो। जैसे इंडिया अगर आप देखोगे तो इंडिया में हिमालयाज भी हैं, वेस्टर्न घाट्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं, डेजर्ट भी है और आइलैंड्स भी हैं। तो बेसिकली इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पे आपको हर तरीके का टेरेन मिल जाएगा, लेकिन हर कंट्री में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप नेपाल जाओगे फॉर इंस्टेंस, तो वो क्योंकि हिमालयाज का ही पार्ट है, तो आपको वहाँ पे डेजर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको सी नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको आइलैंड्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हर कंट्री का एक अलग तरीके का ज्योग्राफी होती है। नेक्स्ट होते हैं कि वहाँ पे जेंडर रेशो जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कि क्योंकि आपका प्रोडक्ट मान लीजिए फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और एक कोई कंट्री में फीमेल्स के नंबर बहुत कम है, तो ऑब्वियसली आपका मार्केट बहुत छोटा हो जाएगा। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट जो है वो 10 से 20 साल के बच्चों को टारगेट करता है, और किसी कंट्री में यंग एज पॉपुलेशन बहुत कम है, ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे भी इस प्रोडक्ट को टारगेट नहीं करोगे। देन कम्स इकोनॉमिक फैक्टर, कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की GDP क्या है, ओवरऑल कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्लस आप उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम भी समझते हो कि इंडिविजुअली लोगों के पास कितना पैसा है। बिकॉज जब फाइनली लोगों के पास पैसा होगा, जब इंडिविजुअल्स के पास पैसा होगा, तभी तो वो उसको एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करेंगे और आपका प्रोडक्ट या सर्विस को वो परचेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो वर्ल्ड बैंक और IMF बनाए गए थे, जिनका मेन और सोल पर्पस था कि वो IBRD का काम करें। मतलब बेसिकली जो कंट्रीज इंपैक्ट हुई हैं वर्ल्ड बैंक से, कि मोस्टली कंट्रीज इंपैक्ट हुई थी, तो उनको वो लोन देने का काम करता था ताकि वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाएँ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ। आज भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जब वो इकोनॉमिक टर्मोइल में चली जाती हैं, जैसे कि करंट स्टेट में पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब इकोनॉमिक टर्मोइल से जा रहे हैं। तो इन सबको IMF से बेल आउट पैकेज लेने की जरूरत पड़ रही है, उनसे पैसे लेने की जरूरत पड़ रही है ताकि वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को
सस्टेन कर पाएँ। जैसे सेम तरीके से इंडिया भी बहुत बार IMF के पास जा चुका है। जैसे आपने बिगेस्ट एग्जांपल पढ़ा होगा, जब 1992 क्राइसिस आए थे तो 1990 से 1992 तक जब इंडिया में इकोनॉमिक टर्मोइल चला था तो उस टाइम पे भी इंडिया ने IMF से बेल आउट पैकेज लिए थे। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री है जो कि IMF से पैसा ले चुकी है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपने इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स। तो अब ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि वो कंट्री आपके ऊपर कुछ बैरियर्स लगा दे। तो दो तरीके के आप इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। जैसे इंडिया का रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो इंडिया और रशिया एक दूसरे को डिस्काउंट्स दे सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। बट क्योंकि इंडिया और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो अगर इंडिया को चाइना के साथ में ट्रेड कम करना है तो हम चाइना के ऊपर हम लगा देंगे ट्रेड बैरियर्स। हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा कर देंगे ताकि जो वो प्रोडक्ट हमें सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के प्राइजेज इंक्रीज हो जाएंगे। अगर प्रोडक्ट के प्राइजेज इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली उसका कंजम्पशन जो है कम हो जाएगा। मतलब आज जो हम इंडिया वर्सेस चाइनीज़ प्रोडक्ट का कंपैरिजन देखते हैं वो दो बेसिस पे करते हैं, एक क्वालिटी और दूसरा प्राइस। क्वालिटी में हो सकता है कि बहुत बार हम बराबरी कर लें उनके प्रोडक्ट्स की, लेकिन हम प्राइस पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली और सस्ते होते हैं। जैसे इंडिया में टॉय मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है चाइनीज़ कंपनी में। स्मार्टफोन की जो हम बात करेंगे तो वो भी चाइनीज़ कंपनी ने टेक ओवर करके रखा है। तो वो क्यों कर पाएँ? बिकॉज वो सस्ते प्रोडक्ट बनाते हैं और वो क्वालिटी भी रीजनेबल क्वालिटी दे पाते हैं एट अ चीपर प्राइस। लास्ट इज एक्सप्लेन जॉइंट वेंचर। ये भी एक मोड ऑफ एंट्री का तरीका होता है। जब आपको किसी नई कंट्री में आके बिजनेस करना है तो आप उस कंट्री के किसी बड़े प्लेयर के साथ में एक जॉइंट वेंचर करते हो ताकि आप साथ में मिलकर बिजनेस कर पाओ। जैसे कि एक एक्स कंपनी है जिसका जो पेरेंट कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी कर पाती है। अब उसको है ना इंडिया में आके बिजनेस करना है, तो इंडिया में वो कोई वाई कंपनी पकड़ेगी जिसको ना मार्केटिंग करना आता हो। तो एक्स वाला क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेचेगा और जो वाई जो डोमेस्टिक कंपनी है वो उसकी मार्केटिंग करेगी, उसको बेचने का काम करेगी। तो दोनों की एक्सपर्टीज अलग अलग हैं, दोनों ने अपने एसेट्स को मिला लिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मिला के एक जॉइंट वेंचर कर लिया कि अब जो इंडिया में बिजनेस है वो दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। अब वो साथ में मिलकर जब बिजनेस करते हैं मोर ओवर उनका ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली उनका 50-50% शेयर होता है, बट एट टाइम्स वो डाइल्यूट करके और कम शेयर बेसिस पे भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन कितनी एक्सपर्टीज लेकर आ रहा है टेबल पे और किसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैन्युफैक्चरिंग की, मार्केटिंग की या फिर किसी और थर्ड फैक्टर की भी हो सकती है। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप इनकी इंडिविजुअल वीडियोज़ को भी गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।